विद जसविन सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 11 में अर्थशास्त्र, जिसमें चैप्टर नंबर 4 सप्लाई यानी कि पूर्ति। दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण अर्थतंत्र में वस्तुओं की होने वाली मांग है, उतनी ही महत्वपूर्ण अर्थतंत्र में वस्तुओं की होने वाली पूर्ति भी है। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग वस्तुओं की डिमांड करता है, यानी कि अलग अलग वस्तुओं की मांग करता है, और उस मांग को पूर्ण करने के लिए विक्रेता या उत्पादक अलग अलग कीमत पर अलग अलग वस्तु का प्रमाण की पूर्ति करते हैं। पूर्ति यानी कि सप्लाई करना, मतलब वस्तु की मांग होते ही वस्तु उपलब्ध करवाना। लेकिन दोस्तों, अर्थशास्त्र में पूर्ति एक अलग अर्थ से और एक विशिष्ट प्रकार के अर्थ से लिया गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के माध्यम से, यानी कि प्रस्तावना के माध्यम से, हम पूर्ति क्या होती है, जत्था, पूर्ति और उत्पादन, इनके मध्य क्या अंतर है, ये सभी बातें व्यवस्थित रूप से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस पाठ की प्रस्तावना लेते हैं। अर्थतंत्र में जो भी वस्तुएं निर्माण होती है, उनकी वस्तुओं की कीमत जब भी निर्धारित की जाती है, तब उस वस्तु को प्रभावित करने वाले दो परिबल, एक वस्तु की मांग और दूसरा वस्तु की पूर्ति का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत निश्चित करते समय मांग और पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। जितना अर्थतंत्र के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग है, उतना ही अर्थतंत्र के लिए महत्वपूर्ण वस्तु की पूर्ति है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वस्तु की कीमत के साथ वस्तु की मांग का उल्टा संबंध यानी कि व्यस्त अनुपात दिखाई देता है। जैसे जैसे अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वस्तु की मांग डिक्रीज होती जाती है, यानी कि घटती जाती है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती जाती है, वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती है। किंतु दोस्तों, इसमें पूर्ति का भी थोड़ा बहुत योगदान होता है। अर्थतंत्र में जिस हिसाब से मांग में परिवर्तन होता जाता है, उसी प्रकार से अर्थतंत्र में पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। बस अंतर इतना ही है, वस्तुओं की मांग करने वाले, वस्तु को खरीदने वाले क्रेता यानी कि ग्राहक होते हैं, जबकि इन क्रेताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इन्हें जो वस्तु बेचते हैं वो विक्रेता होते हैं, वो उत्पादक होते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे मांग में परिवर्तन आएगा, कीमत में परिवर्तन होते ही मांग में परिवर्तन होगा, और मांग में जैसे ही परिवर्तन होता है, वैसे ही वस्तु की पूर्ति में भी उतार चढ़ाव यानी कि परिवर्तन दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना है दोस्तों, हम उत्पादन, जत्था और पूर्ति, इन तीन शब्दों की पारिभाषिक समझ ले लेते हैं। सबसे पहला है उत्पादन। उपलब्ध साधनों के द्वारा जो प्राकृतिक में से यानी कि नेचर हमें जो चीजें देता है, जैसे कच्चा माल, उन चीजों की, यानी कि वो हमारे लिए एक प्रकार का साधन है, उन साधनों की सहायता से हम कच्चे माल का रूपांतरण पक्के में करते हैं, और जिन चीजों का नवसर्जन किया जाता है, यानी कि जिन चीजों को निर्माण किया जाता है, वो तमाम चीजें हमारे लिए प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कहलाती है। तो प्रकृति के द्वारा मिली हुई साधन सामग्री प्लस मनुष्य के श्रम के द्वारा निर्माण होने वाली जितनी भी नई वस्तुएं हैं, वो सभी की सभी हमारे लिए उत्पादन है। इस उत्पादन में से उत्पादक यानी कि जो वस्तु बनाता है वो या विक्रेता अलग अलग कीमत पर उत्पादन का जितना भाग बाजार में बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाए, उसे हम कहेंगे पूर्ति। और इसके अतिरिक्त जो चीजें संग्रहित करके रखी जाती है, जितनी चीजों का निर्माण होता है, जो स्टॉक में रखी जाती है, उसे कहा जाता है जत्था। जत्थे का एक निश्चित अर्थ भी है कुल विक्रय योग्य इकाइयों का प्रमाण, अर्थात जत्था। दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी चीजों का हमने उत्पादन किया प्लस जितनी चीजें पुरानी वाली गोदाम में संग्रहित है, वो दोनों का योग बराबर जत्था। और इसीलिए कहते भी है दोस्तों कि उत्पादन से अधिक जत्था हो सकता है, उत्पादन से कम जत्था नहीं हो सकता। और पूर्ति उत्पादन से हमेशा या तो उत्पादन के जितनी ही रहेगी, या तो उससे कम, या तो पूर्ति जत्थे जितनी होगी, या तो जत्थे से कम। जत्थे से ज्यादा पूर्ति नहीं हो सकती और उत्पादन से ज्यादा भी पूर्ति नहीं हो सकती। तो मित्रों, मैं फिर से इन तीन पारिभाषिक शब्दों की समझ एकदम संक्षिप्त में दे रहा हूँ। प्राकृतिक वस्तुएं और मानव श्रम के द्वारा जो वस्तुओं का नवसर्जन होता है, उन्हें हम उत्पादन कहेंगे। ये सबसे पहला। कुल विक्रय योग्य इकाइयों का प्रमाण अर्थात जत्था, और अलग अलग कीमत पर विक्रेताओं के द्वारा या उत्पादक के द्वारा उत्पादन का जितना भाग बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाई जाए,
उसे कहेंगे हम पूर्ति। आई होप कि ये 3 पारिभाषिक शब्द आपको समझ में आए होंगे, जिसमें सबसे पहला है उत्पादन, दूसरा है पूर्ति और तीसरा है जत्था। दोस्तों, अर्थतंत्र में पूर्ति को व्यापक स्वरूप में समझना हो तो हम पूर्ति पर्टिकुलरली किसे कहेंगे, पूर्ति किस आधार पर बनाई जाती है, किस आधार पर निर्माण होती है, उसे व्यवस्थित समझने के लिए हमें कुछ और जानकारी को इकट्ठा करना है, जिसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है विक्रय की तैयारी, दूसरा पॉइंट है विक्रय शक्ति और तीसरा है विक्रय की इच्छा। ये तीनों किसी उत्पादक के द्वारा या किसी विक्रेता के द्वारा क्रिएट की जाती है, जिसमें सबसे पहला है विक्रय की तैयारी। मित्रों, उत्पादक चाहे कितनी भी वस्तु बनाए, कितनी भी वस्तु का उत्पादन करे, लेकिन वो तमाम चीजें बेचने के लिए ही है ऐसा नहीं कह सकते। विक्रय की तैयारी होना इसका मतलब यदि कोई उत्पादक 1000 वस्तु बनाता है किंतु उसमें से वो मात्र 200 वस्तुएं ही वर्तमान कीमत पर, उस वस्तु की वर्तमान समय में मार्केट में जो कीमत चल रही हो उस कीमत पर मात्र वो 1000 में से 200 वस्तु ही बेचने के लिए निकाले, तो मात्र 200 वस्तु ही पूर्ति कहलाएगी। 1000 वस्तु का उत्पादन होने के बावजूद भी 1000 वस्तुएं पूर्ति नहीं कहलाती, क्योंकि बाकी बची हुई 800 वस्तुओं को बेचने में उसकी तैयारी नहीं थी, यानी कि इच्छा नहीं दर्शाता था। नंबर 2, विक्रय शक्ति। विक्रय शक्ति का मतलब है वस्तु जो भी वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, यानी कि वो पूर्ति करने के लिए रेडी है। कोई भी उत्पादक वस्तु बनाने के बाद वो पूर्ति करने के लिए मार्केट में निकालता है, यानी कि बेचने के लिए निकालता है। विक्रय की शक्ति होना इसका अर्थ वस्तु की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। यदि कोई उत्पादक 200 वस्तु का उत्पादन करता हो और वो मार्केट में 500 वस्तु बेचने के लिए निकलता है, 500 वस्तु की पूर्ति करना चाहता हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी है मात्र 200 वस्तु की, 200 वस्तु ही उपलब्ध है, बाकी 300 वस्तु उपलब्ध न होने के कारण वो यदि ऐसे बोले कि मैं 500 वस्तु की पूर्ति करना चाहता हूं तो भी 500 वस्तु की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तु उसके पास उपलब्ध नहीं है, अर्थात उसकी विक्रय की शक्ति नहीं है। पूर्ति तभी कंप्लीट होगी जब विक्रय की शक्ति भी होनी चाहिए, विक्रय की तैयारी भी होनी चाहिए, प्लस वस्तु की उपलब्धता भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ विक्रय की इच्छा भी होनी चाहिए। माना कि किसी उत्पादक 1000 वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उसे एक वस्तु 50 रुपए के आधार पर बेचनी है, लेकिन मार्केट में कीमत 45 रुपया चल रही है, तो चाहते हुए भी वो वस्तु नहीं बेच पाएगा, अर्थात उसकी विक्रय की इच्छा नहीं है, तो वो भी वस्तु की पूर्ति नहीं कहलाएगी। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है तो फिर पूर्ति हम कहेंगे किसे? तो पूर्ति को समझने के लिए उसकी एक सरल परिभाषा दी गई है। यदि उसे हम व्यवस्थित समझ गए तो जिसमें ये 3 पॉइंट जो है, विक्रय की तैयारी, विक्रय की शक्ति और विक्रय की इच्छा, इन तीनों का समावेश होकर पूर्ति की एक कंप्लीट परिभाषा हमारे सामने बनकर तैयार होगी। तो पूर्ति की सिंपल परिभाषा है, अलग अलग कीमत पर निश्चित समय के दौरान, पर्टिकुलरली एक समय में अलग अलग कीमत पर उत्पादक या विक्रेता उत्पादन का जितना भाग बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाए, उसे ही वस्तु की पूर्ति कहा जाएगा। दोस्तों, इस डेफिनेशन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको वस्तु बेचने की तैयारी भी दिखाई देगी, विक्रय शक्ति भी दिखाई देती है और विक्रय की इच्छा भी दिखाई देती है। आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं एक निश्चित समय में अलग अलग कीमत पर उत्पादक उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाए, उसे ही वस्तु की पूर्ति कहा जाएगा। ये परिभाषा है दोस्तों, इसे व्यवस्थित रूप से आपको याद करना है। परिभाषा होने के बाद हम नए वाले टॉपिक पर बढ़ेंगे और नया वाला टॉपिक है पूर्ति और जत्था, इनके मध्य का अंतर। चूंकि हमने ये 2 टॉपिक यहाँ सबसे पहले ही जब पारिभाषिक शब्दों की समझ ली थी, उसमें भी हमने सीखा था। जत्था अर्थात कुल विक्रय योग्य इकाइयों का प्रमाण, और पूर्ति अर्थात अलग अलग कीमत पर उत्पादक के द्वारा निश्चित समयावधि के दौरान वस्तु बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी का होना, अर्थात पूर्ति। जब हम 2 चीजों के मध्य का अंतर बताते हैं तो सबसे पहले अर्थ के द्वारा ही दोनों को स्पष्ट करना है, जैसे कि अभी हमने किया। अंतर का मुद्दा नंबर 2 और उसका अंतिम मुद्दा, जत्था हमेशा पूर्ति से अधिक ही होगा। वस्तु की पूर्ति जितनी होगी उससे ज्यादा जत्था होगा या उतना ही जत्था हो सकता है।
यानी कि संक्षिप्त में कहे तो जत्था हमेशा पूर्ति से अधिक होगा, किंतु पूर्ति कभी भी जत्थे से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि कभी कभार अर्थतंत्र में ऐसा पाया जाता है कि वर्तमान समय में यानी कि इस समय यदि वस्तु 1000 बनती है और 1000 की 1000 बेचने के लिए निकाली गई तो 1000 वस्तु की पूर्ति कहलाएगी। यदि 1500 वस्तु 1000 वस्तु ही इस वर्ष निर्माण की गई लेकिन 1500 वस्तु मार्केट में बेचने के लिए निकालेंगे तो 1500 वस्तु की पूर्ति कहलाएगी। किंतु दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब उत्पादन से ज्यादा पूर्ति हो जाती है तो फिर उत्पादन का पूर्ति के साथ संबंध न दर्शाते हुए जत्थे के साथ पूर्ति का संबंध दर्शाना चाहिए। इस उदाहरण में आपको ऐसे लग रहा होगा कि 1000 वस्तु का नवसर्जन हुआ, उत्पादन 1000 वस्तु हुई, लेकिन 1500 वस्तु फिर बेचने के लिए कहां से निकली? तो हो सकता है पिछले वर्ष जो उत्पादन किया गया हो उसमें से 500 वस्तुओं का जत्थे के रूप में गोदाम में संग्रहित करके रखा गया हो। तो पिछले वर्ष की 500 वस्तुएं और इस वर्ष की 1000 वस्तुएं, ऐसे टोटल मिलाकर 1500 वस्तुएं जो मार्केट में बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाई गई यानी कि पूर्ति की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पूर्ति जत्थे से ज्यादा होगी। जत्था यानी कि कुल विक्रय योग्य इकाइयों का प्रमाण, जो वस्तु बेचने के लिए निकालोगे और जो वस्तु बेचने के लिए नहीं भी निकालते हैं फिर भी दोनों का समावेश जत्था में होगा। लेकिन पूर्ति में मात्र उन्हीं चीजों का समावेश होता है कि जिन चीजों को हम मतलब उत्पादक या विक्रेता अलग अलग कीमत पर निश्चित समयावधि में बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाते हैं। अर्थात पूर्ति हमेशा जत्थे से कम रहेगी और जत्था पूर्ति से हमेशा अधिक रहेगा। यही दोनों के मध्य का संक्षिप्त अंतर है। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है, पूर्ति और जत्था के मध्य अंतर स्पष्ट करो। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में आपको दोनों का अर्थ लिखना है और दूसरे वाले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जत्था पूर्ति से अधिक होता है और पूर्ति जत्थे से कम होती है, या कभी कभार पूर्ति जत्थे से अधिक या उत्पादन से अधिक हो सकती है। तो उसके लिए गत वर्ष का यानी कि पुराने वर्ष का उत्पादन गोदाम में संग्रहित किया गया हो तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं पूर्ति को असर करने वाले परिबल। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, पूर्ति को असर करने वाले परिबल मुख्य 2 हैं। सबसे पहला परिबल जो है वो है वस्तु की कीमत और दूसरा परिबल जो है वो है अन्य परिबल। वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को सीधे प्रकार से प्रभावित करती है। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मांग वाले पार्ट में हमने कीमत और मांग का उल्टा संबंध यानी कि व्यस्त संबंध सीखा था, विलोमानुपात संबंध सीखा था। अब यहाँ पर कीमत और पूर्ति का सीधा संबंध है, क्योंकि जैसे ही अर्थतंत्र में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे ही उत्पादक को अधिक लाभ मिलना शुरू होता है, जिसके कारण उत्पादक उत्पादन का और अधिक भाग बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाते हैं, जिससे पूर्ति का प्रमाण बढ़ता है। वही यदि किसी वस्तु की कीमत घट रही हो या घट चुकी हो तो उत्पादक को मिलने वाला लाभ का प्रमाण भी घटता है, जिसके कारण उत्पादक उत्पादन का थोड़ा सा ही हिस्सा बेचने के लिए निकालते हैं यानी कि पूर्ति को घटा देते हैं, वो वस्तुओं की पूर्ति ज्यादा नहीं करते। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कीमत का लाभ के साथ सीधा संबंध होने के कारण कीमत घटते ही लाभ घटता है, जिसके कारण व्यापारी पूर्ति घटाता है, और कीमत बढ़ते ही लाभ का प्रमाण बढ़ता है, जिसके कारण व्यापारी पूर्ति बढ़ाता है। और इस तरह से कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटी तो पूर्ति भी घटती है। अब एक उदाहरण के द्वारा इसे समझिए दोस्तों। माना कि कोई उत्पादक किसी निश्चित वस्तु का उत्पादन कर रहा हो। एक वस्तु को बनाने के लिए उसकी लागत लगी है 10 रुपया पर वस्तु। एक वस्तु के लिए लागत लगी 10। यदि मार्केट में वो 20 रुपए के आधार पर बेचता है तो उसे 10 रुपए का मुनाफा मिल रहा है, दुगना मुनाफा। कीमत है 10, बेचा जा रहा है 20 में, तो वो ज्यादा से ज्यादा बेचने की तैयारी दर्शाए। लेकिन माना कि रेट घटकर 12 रुपया हो गया तो 10 रुपए में वस्तु की लागत लगी, 2 ही रुपया मुनाफा मिल रहा है, तो विक्रेता 20 रुपए कीमत पर जितनी वस्तु बेचने की इच्छा शक्ति तैयारी दर्शाता था उतनी वस्तुएं बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी नहीं दर्शाएगा, अर्थात वस्तु की पूर्ति घटाएगा। वही अगर वस्तु की कीमत 20 से बढ़कर 25 या 30 हो गई तो 30 जैसी कीमत हो जाती है, वैसे ही वो अभी माना कि 100 वस्तु बेचने की तैयारी दर्शा रहा होगा तो वो फटाफट उत्पादन करने लग जाएगा और अधिक से अधिक वस्तु को बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाएगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जैसे ही अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही उत्पादक के द्वारा
बेचने की तैयारी भी अधिक दर्शाई जाती है, मतलब पूर्ति अधिक होती है। और वस्तु की कीमत यदि घटी तो उत्पादक के द्वारा वस्तु की पूर्ति भी घटाई जाती है। तो सबसे पहला परिबल जो है वो है वस्तु की कीमत, जो वस्तु की पूर्ति को सीधा प्रभावित करती है। उसके बाद में दूसरा जो है दोस्तों वो है अन्य परिबल, और इस अन्य परिबल में टोटल पॉइंट है 4, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है उत्पादन के साधन की कीमत, दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी का स्तर, तीसरा पॉइंट है भविष्य में कीमत संबंधित अटकलें, और फोर्थ वन पॉइंट है अन्य परिबल। अन्य परिबलों में कुछ पॉइंट आया है, जैसे प्राकृतिक परिबल है, कानूनी व्यवस्था है, औद्योगिक शांति, वाहन व्यवहार की सुविधाएं, राजकीय स्थिरता, सभी स्टेप टू स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले अन्य परिबल में पहला पॉइंट समझते हैं, जो है उत्पादन के साधनों की कीमत। उत्पादन के साधन चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखे थे, जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजन। इन साधनों को मिलने वाला मुआवजा होता है भाड़ा, जमीन के बदले भाड़ा मिलता है, श्रम के बदले वेतन मिलता है, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है, और नियोजन के बदले लाभ मिलता है। यदि उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ी तो वस्तु बनने के लिए लगने वाली लागत भी बढ़ेगी, और वस्तु बनने के लिए लगने वाली लागत बढ़ी तो वस्तु की कीमत होगी महंगी। कीमत जितनी ज्यादा महंगी होती है उतना ही मुनाफा भी अधिक से अधिक मिलता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वस्तु बनाने में लगने वाले साधनों की कीमत बढ़ने के कारण उत्पादक अधिक से अधिक पूर्ति करेगा। वही अपोजिट परिस्थिति में भी पूर्ति अधिक हो सकती है। यदि लागत घट गई, साधनों को चुकाया जाने वाला मुआवजा घट गया, तो कम कीमत में अधिक वस्तुएं बनेगी, और जितनी अधिक वस्तुएं बनती है उतना ही पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ता है। यानी कि अलग अलग कीमत पर उत्पादक या विक्रेताओं के द्वारा वस्तु अलग अलग पैमाने पर बेचने की तैयारी दर्शाई जाती है। कहने का सरल अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी वृद्धि होने से पूर्ति पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि उत्पादन के साधनों की कीमत घटती है या उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ती है तो उतने ही प्रमाण में वस्तु का उत्पादन भी घटेगा और बढ़ेगा, और वस्तु का उत्पादन का प्रमाण यदि घटा बढ़ा तो अर्थतंत्र में वस्तुओं की पूर्ति भी घटेगी बढ़ेगी। दूसरा परिबल जो है वो है टेक्नोलॉजी का स्तर। अर्थतंत्र में टेक्नोलॉजी में हमेशा परिवर्तन होते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी जाती है जबकि उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आती है। अर्थतंत्र में जब जब पुरानी टेक्नोलॉजी जाएगी और उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आएगी, तब तक नई टेक्नोलॉजी के कारण वस्तु का उत्पादन अधिक से अधिक होगा। आप किसी भी 2 टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लीजिए। पहले पुरानी टेक्नोलॉजी कम वस्तु बनाती थी, नई टेक्नोलॉजी ज्यादा वस्तु बना रही है। जब नई टेक्नोलॉजी अर्थतंत्र में आएगी तो ज्यादा वस्तुएं बनाई जाएगी, और ज्यादा वस्तुएं अगर बनाई गई तो मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। अर्थात यदि टेक्नोलॉजी का प्रमाण बढ़ता है, टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ता है, तो उतना ही अधिक पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ेगा। और टेक्नोलॉजी जितनी बैकवर्ड आएगी, जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, उतना ही उत्पादन का प्रमाण घटेगा, और उत्पादन का प्रमाण जितना घटेगा उतना ही पूर्ति का प्रमाण भी घटेगा। यानी कि पूर्ति और टेक्नोलॉजी का स्तर, इसमें सीधा संबंध दिखाई देता है। वही दोस्तों तीसरा है भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें। माना कि किसी उत्पादक या विक्रेता को भविष्य में उनकी वस्तुओं की कीमत का अंदाजा लग जाए, अनुमान लग जाए कि भविष्य में उनकी चीजों की दाम बढ़ने वाले हैं, यानी कि कीमत बढ़ने वाले हैं, तो कोई भी विक्रेता या उत्पादक वर्तमान समय में पूर्ति घटाएगा और भविष्य में पूर्ति बढ़ाएगा। जैसे यदि कोई 10 रुपए में वस्तु की लागत है और उसे आज का भाव है 15 रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन उस विक्रेता को ये पता चला कि इसे 5 या 10 दिन के बाद 25 रुपए में इसकी कीमत होने वाली है। जो आज 15 रुपया भाव चल रहा है वो 25 होने की संभावना है, तो आज वो कम से कम बेचेगा, और जब 5 दिन या 10 दिन के बाद भाव बढ़ेगा तब वो अधिक से अधिक बेचेगा, मतलब अधिक से अधिक पूर्ति करेगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यदि वर्तमान में ऐसी संभावना है कि भविष्य में वस्तु के दाम बढ़ेंगे, तो विक्रेता भविष्य में पूर्ति बढ़ाएगा, वर्तमान में घटाएगा। और यदि उसे ऐसे पता चला कि भविष्य में कीमत डिक्रीज होने वाली है, यानी कि घटने वाली है, तो वर्तमान में ही वो अधिक से अधिक पूर्ति करेगा और भविष्य के लिए पूर्ति का प्रमाण घटाएगा। प्याज बेचने वाले या प्याज के उत्पादक वर्ग जो होते हैं वो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। उन्हें पता होता है कि बारिश के टाइम पे प्याज महंगा होने वाला है, इसीलिए वो गर्मी के टाइम पे प्याज उतना सप्लाई नहीं करते जितना बारिश के टाइम पे सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब ज्यादा कीमत मिलेगी तो मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा ज्यादा मिला तो उद्योग धंधों को बढ़ावा भी मिलता है। चलिए दोस्तों अगला वाला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट अन्य परिबल। अन्य परिबलों में है प्राकृतिक,
तत्व, दूसरा है कानूनी व्यवस्था, तीसरा औद्योगिक शांति, चौथा वाहन व्यवहार की सुविधा और पांचवा राजकीय स्थिरता। किसी भी उद्योग के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए ये सभी परिबल, प्राकृतिक परिबल से लेकर राजकीय स्थिरता तक, यदि ये अनुकूल सर्जन कर रहे हैं, अनुकूलता का सर्जन कर रहे हैं, तो पूर्ति का प्रमाण बढ़ेगा। और ये सारे परिबल प्रतिकूलता का सर्जन करते हैं तो पूर्ति का प्रमाण घटेगा। इसमें से हम एक या दो को समझेंगे। जैसे सबसे पहला है प्राकृतिक परिबल। प्राकृतिक परिबल अच्छे हो, भूकंप, बाढ़, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं न आए तो व्यापार उद्योग के लिए वस्तु का उत्पादन अधिक होगा। वस्तु का उत्पादन जितना अधिक होगा उतनी ही पूर्ति अधिक होगी। अगर ये सारे प्राकृतिक परिबल प्रतिकूल बन गए, भूकंप आया, बाढ़ आया, तूफान, बादल का फट जाना, अगर ऐसी स्थितियां निर्माण होती है तो उसमें उत्पादन का उतना अधिक निर्माण नहीं किया जाता, उत्पादन उतना अधिक नहीं बनेगा, तो फिर पूर्ति का प्रमाण भी घटेगा। अगर हम वाहन व्यवहार की सुविधा ले, यदि वाहन व्यवहार की सुविधा मिलती है तो हम अधिक से अधिक पूर्ति कर सकते हैं, और वही वाहन व्यवहार की सुविधा नहीं मिली तो पूर्ति का प्रमाण घट जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक शांति का मतलब है मालिक और श्रमिक इन दोनों के मध्य अच्छे संबंध। इकाई में उत्पादन करने वाला श्रमिक वर्ग और उत्पादक वर्ग यानी कि मालिक, ये दोनों में संबंध अच्छे हो तो वस्तु अधिक से अधिक बनाई जाएगी। वस्तु जितनी बनाई जाती है उतनी ही पूर्ति का प्रमाण बढ़ेगा। और इसकी अपोजिट परिस्थिति अगर निर्माण हो गई, मालिक और श्रमिक के मध्य झगड़े हो रहे तो हड़ताल हो जाता है, ताला बंद कर देते हैं, मतलब शटर डाउन कर देंगे, उत्पादन का प्रमाण बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब जब उत्पादन ही नहीं हो रहा हो तो पूर्ति भी नहीं होगी, और पूर्ति नहीं हुई तो मुनाफा भी घट जाएगा, श्रमिकों का भी नुकसान है और मालिकों का भी नुकसान है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, ये सारे अन्य परिबल, प्राकृतिक परिबल, कानूनी व्यवस्था, औद्योगिक शांति, वाहन व्यवहार, राजकीय स्थिरता, ये सभी यदि अनुकूलता का सर्जन कर रहे हैं तो वस्तु का प्रमाण बढ़ेगा, पूर्ति का प्रमाण बढ़ेगा। और यदि अगर ये प्रतिकूलता का सर्जन करते हैं तो उत्पादन का प्रमाण घटेगा, और उत्पादन का प्रमाण घटा तो पूर्ति का प्रमाण भी घटेगा। तो ये सभी परिबल, सबसे पहला पूर्ति को प्रभावित करने वाला पहला परिबल है कीमत, और दूसरा परिबल है अन्य परिबल। अन्य परिबलों में 4 पॉइंट की चर्चा हमने की, और इस तरह से ये टॉपिक जो है यानी कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिबल ये होता है पूरा। अब हम एक टॉपिक और कवर करेंगे जो है व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। एकदम सरल है दोस्तों, इसको परिभाषा के रूप में और उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। व्यक्तिगत पूर्ति अर्थात अलग अलग कीमत पर किसी एक उत्पादक के द्वारा, इस शब्द पर ज्यादा भार देना है आपको, अलग अलग कीमत पर किसी एक उत्पादक के द्वारा या एक विक्रेता के द्वारा उत्पादन का जितना भाग बाजार में बेचने की तैयारी, इच्छा शक्ति दर्शाई जाए उसे व्यक्तिगत पूर्ति के नाम से जानेंगे। जैसे मान लो कि हम सभी लोग X वस्तु का उत्पादन करके बेचने वाले विक्रेता वर्ग है, तो यदि आप में से किसी एक ने 10 रुपए कीमत पर 1000 वस्तु बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाई तो वो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगी। वही कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने भी 10 वस्तु बेचने की तैयारी दर्शाई तो वो 10 वस्तु बेचने की जो तैयारी दर्शाता है तो वो 10 वस्तु की पूर्ति वो व्यक्तिगत रूप से कर रहा है। लेकिन हम सभी के द्वारा जितनी भी अर्थतंत्र में पूर्ति होगी, वस्तु हम बेचेंगे, यदि हम उसका योग कर देते हैं, उसका टोटल कर देते हैं तो वो बन जाती है बाजार पूर्ति, जिसे कुल पूर्ति भी कहा जाता है। तो कुल पूर्ति का भी अर्थ एकदम सरल है, अलग अलग कीमत पर अलग अलग उत्पादकों के द्वारा, अलग अलग कीमत पर अलग अलग उत्पादकों के द्वारा उत्पादन का जितना भाग बेचने की तैयारी, इच्छा शक्ति दर्शाई जाए उसे बाजार पूर्ति के नाम से जानेंगे। दोस्तों अगर ऐसा समझने में आपको समस्या हो तो इसे और आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्तियों का योग अर्थात बाजार पूर्ति। जैसे एक व्यक्ति ने 10 वस्तु बेची, दूसरा व्यक्ति 15 वस्तु बेचने की तैयारी दर्शा रहा है, तीसरा व्यक्ति भी 15 वस्तु बेचने की तैयारी दर्शा रहा है, तो बाजार पूर्ति कितनी हुई? तीनों का योग कर दीजिए, 10 और 15 25, 25 और 15 यानी कि 40, तो कुल पूर्ति हुई 40, उसे ही बाजार पूर्ति कहा जाएगा। और पूर्ति की रेखा दोस्तों जैसे कि कीमत और पूर्ति का संबंध है, तो कीमत और पूर्ति ये दोनों एक दूसरे को सीधा पॉजिटिव रिलेशन दिखाई देता है। कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटी तो पूर्ति भी घटेगी। और इस तरह से पूर्ति रेखा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गति करती है
बाई तरफ से दाहिनी तरफ। मांग रेखा इसका बिल्कुल उल्टा था, ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रही थी, बाई तरफ से दाहिनी तरफ, लेकिन पूर्ति की रेखा नीचे से ऊपर की तरफ गति करती है, बाई ओर से दाहिनी तरफ। नीचे से ऊपर जाना मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब धन, प्लस होना, और प्लस को हम कहते हैं धनात्मक, और इसीलिए पूर्ति रेखा का ढाल धनात्मक है, ऐसा भी कहते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। और उस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूर्ति फलन और उसके साथ साथ पूर्ति का नियम।